my esteemed colleagues, honorable cabinet ministers और हमारे मीडिया के दोस्तों and representatives from various organizations, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। जैसे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो अभी ब्रीफ किया रिगार्डिंग दी पाके डिक्लेरेशन, दिस इज a historic occasion for Arunachal Pradesh. कैबिनेट की फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कैपिटल आज यहाँ पे सिजुसा में हुआ है और दिस इज 12th कैबिनेट मीटिंग फॉर द ईयर 2021। सो आज का जो एजेंडा था बेसिकली 1 पॉइंट एजेंडा ही था रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। इसको लेके मॉर्निंग से लेके अभी तक हम लोग ने काफ़ी डिलिब्रेशंस यहाँ पे हुआ है। सो बिफोर कमिंग टू द मेन एजेंडा आप सबको मैं हम बताना चाहेगा कि ये स्पेशल कैबिनेट और वो भी सिजुसा में क्यों होल्ड किया है। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो ग्लासगो में जो COP21 का जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की ओर से इस क्लाइमेट चेंज को सुधारने के लिए 5 अमृत का एक प्रस्ताव अपने देश की ओर से ऑफर किया ताकि हम लोग अपना एनवायरनमेंट में हम लोग अपना प्रोटेक्शन हम लोग कर पाएंगे। सो बेस्ड ऑन ये 5 अमृत जिसमें मैं पढ़ के आप लोगों को बताना चाहेगा। नंबर 1 में तो ये लिखा है कि इंडियाज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू रीच 500 गीगावाट बाय 2030। सेकेंड में इंडिया विल नीड 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। थर्ड में इंडिया विल रिड्यूस इट्स total projected carbon emission by 1 million tons from now to 2030. Fourth, by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy to less than 45%. Or last, number 5 में, by 2070, India will achieve the target of net zero emission. So, Honorable Prime Minister साहब ने वहाँ में announcement करने के बाद तो हम लोग ने निर्णय लिया है कि अरुणाचल प्रदेश शुड बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस नेशंस कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए हम लोग ने इनिशिएटिव लिया क्योंकि आप सबको पता है कि अरुणाचल स्टैंड्स नंबर 1 इन द कार्बन सिंक में हम लोग नंबर 1 में है पूरे कंट्री में। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज ऑफ फॉरेस्ट कवरेज वी ऑल्सो स्टैंड इन नंबर 1। जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है कार्बन सिंक में भी और परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवरेज में भी अरुणाचल इज नंबर 1। सो वी हैव अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी टू प्ले एंड टू ब्रिंग इनटू रियलिटी द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो बेस्ड ऑन दैट कमिटमेंट आज यहाँ पे पाके में हम लोग ने कहा क्योंकि पाके इज एन वेल नोन टाइगर रिजर्व एरिया, तो हम लोग ने यहाँ पे आज काफ़ी डेलिब्रेशंस किया और डेलिब्रेशंस करने के बाद में हम लोग ने गोइंग विद द ट्रेडिशंस हम लोग ने यहाँ पे 5 धारास जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कहा कि हमारा 5 जो पुराना जो नदी है तो 5 धारास के तौर पे हम लोग ने बेस्ड ऑन द 5 थीम्स उसके ऊपर में हम लोग ने अभी फ्रेमवर्क बनाया है। सो ये ब्रॉड 5 थीम्स होगा। नंबर 1 एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। 3 sustainable and adaptive living. 4 livelihood and opportunities. And 5th evidence generation and collaborative action. So इस 5 धारा के अंतर्गत पर हम लोगों का टोटल जो गोल्स है 75 गोल्स हम लोग ने सेट किया है और आज डिटेलली हमारे जितने भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट किया है। So we have set a broad timeline also. Short term that is for year 2023. Medium term is for year 2030 and the long term that is till year 2047. So why 2047? Because by 2047 our country will be celebrating 100 years of independence. So हम लोगों का short term, medium term और long term का basis में हम लोग ने इस 5 धारा को हम लोग ने adopt किया है और इसको डिटेली हम लोग अभी स्टेट लेवल में कमेटी बनाया है which will be headed by the chief minister और टीम भी लोकल लेवल विलेज लेवल का भी हम लोग ने कमेटी बनाया है। तो इसका जितने भी जो हम लोगों का जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा ये 5 जो धारास जो हमने मेंशन किया है
इसका लिंक में जितने भी जो डिपार्टमेंट जो काम करेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग का बजट को और से भी हम लोग बजट प्रोपोजिशंस भी करके ताकि इन सब का जो एक्टिविटीज है उसको अपने गाँव वालों के साथ में मिल के हम लोग एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो आज पूरा दुनिया जो भुगत रहा है वो ताकि आने वाला जनरेशन एक अच्छा दुनिया देखने के लिए हम लोग अभी से ही तैयारी में हम लोग लगा हुआ है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज का जो ये लैंडमार्क डिसीजन है केवल अरुणाचल के ही नहीं बल्कि पूरा अपने देश को भी इससे काफी बेनिफिट होगा। इतना कहते हुए अगर आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चंस को भी हम लोग ले लेंगे। So I think to conclude it, I think I must compliment the Department of Environment, Forest and now the Climate Change. उसको हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और जितने भी हमारा कैबिनेट कलीग्स है सब यहाँ पे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी क्वेश्चन सब लोग ने कहा कि इसको हम लोग एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। तो आई थैंक माय ऑनरेबल मेंबर्स ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो मैंने जो कहा ना कि कार्बन सिंक जो है हमारा पूरे इस कंट्री में हमारा अरुणाचल प्रदेश इज नंबर 1 कार्बन सिंक में। तो इसको अभी हम लोग दिस इज आवर इन ए वे इज आवर रिसोर्स। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा रिसोर्स को हम लोग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को भी कहा है एंड फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी कहा है कि हमारा जो कार्बन सिंक का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग अभी कार्बन क्रेडिट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहिए एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इंसेंटिव्स इन दिस एरियाज बाय टेकिंग अहेड द क्रेडिट अचीवमेंट नो। सर ग्लासगो COP26 से पहले आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन को आइडेंटिफाई किया है। रिसेंटली आई थिंक 1 month बैक एक ऑयल पाम के बारे में खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डोनर मिनिस्ट्री तो दोनों ने कोलैबोरेट करके गुवाहाटी में एक बड़ा एक इवेंट हुआ वेयर इन ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेयर इन्वाइटेड जिसमें मैं भी जाके पार्टिसिपेट किया। तो मैंने भी अपना डेलीब्रेशंस में वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि इसको लेके खास करके मीडिया और सोशल मीडिया में थोड़ा सा नेगेटिविटी हो रहा है। तो मैं वहाँ पे देखा तो साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट्स लोग भी वहाँ पे मौजूद था और उनका पेपर प्रेजेंटेशन भी था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस जो डाउट अभी जो घूम रहा है मीडिया में इसको आप लोग क्लैरिफाई करना जरूरी है। सो अकॉर्डिंगली उन लोग ने जो साइंटिस्ट जो है उन लोग ने वहाँ पे क्लैरिफाई किया एंड इफ यू गो बाय देयर प्रेजेंटेशन तो इसमें हम लोगों को एनवायरनमेंट में डिस्कशंस बिल्कुल नहीं होगा। एनवायरनमेंट में तो भी डिस्कशंस होगा जो आप जो स्टैंडिंग ट्रीज को अगर काटते हैं स्टैंडिंग ट्रीज को काट के अगर आप ऑयल पाम करते हैं तो ऑयल पाम एंड द नेचुरल ट्रीज इट कांट बी कंपेयर्ड क्योंकि आपका स्टैंडिंग जो ट्रीज होता है उनका तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में जितने भी लोग अभी ऑयल पाम में या कोई फार्मर्स को जो प्लान कर रहा है दे आर लुकिंग फॉर द बैरन लैंड हो गया और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड और वेस्ट लैंड में ही वो लोग फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अरुणाचल का जो फॉरेस्ट है उसको काट के हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दिस इज टोटली अगेंस्ट आवर नेचर और उसको हम लोग यहाँ अलाउ भी नहीं करेंगे। बाय सेइंग सो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी एज पर रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वे किया था और अपना एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे सर्वे किया था। उस सर्वे का मुताबिक 1.30 लाख हेक्टर 1.30 लाख हेक्टर बैरन लैंड है विच इज फिजिबल फॉर ऑयल फार्मिंग। सर मार्शल मिस्टर जर्जोता ये कहा कि हम लोगों का एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को लेके ही था और ब्रेक में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ भी चर्चा हुआ था इस विषय को लेके। तो मैंने भी खास करके अपना जो वन मंत्री है मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट उसको कहा है कि जो भी यहाँ पे इलीगलिटीज जो चल रहा है उसमें आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है उसका तुरंत रिव्यू भी करके कहाँ कहाँ आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कमजोरी हो रहा है वो जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें हम लोग 1 डे में तो सोल्यूशन होगा नहीं। जैसे अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज अभी ग्लासगो का अगर रेफरेंस किया जाए तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है जो लास्ट में फाइनली जो 5th पॉइंट देखा जाएगा बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2070। तो इसी प्रकार से हम लोगों का एक लॉन्ग टर्म विजन भी होना पड़ता है। मगर स्टेट में अभी आज हम लोग ने जो एडॉप्ट किया है यहाँ पे रेजोल्यूशन और डिक्लेरेशन जो यहाँ पे एडॉप्ट किया है
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इट विल गो टिल 2047। तो उसमें अभी डिपार्टमेंट्स को री एनालाइज करके उसका चैलेंजिंग अच्छा से प्रोजेक्टेड करके हम लोग काम करते जाएंगे, स्टेट लेवल में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी और विलेज लेवल में भी। फॉर एग्जाम्पल अभी लोएस्ट हमारा जो बॉडी है गवर्नेंस वो है पंचायत। अभी पंचायत में भी बहुत सारा फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। आज हमारा मिनिस्टर पंचायत ने भी ब्रीफ किया। तो एक्चुअली अभी के सिचुएशन में काम क्या हो रहा है कि जो भी फंड आता है पंचायत बोलिए या जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट वो अपना मन मर्जी करके कर लेते हैं ऑन ग्राउंड, एंड दिस इज फैक्ट एंड दिस आई शुड ऑल्सो एडमिट एंड प्रैक्टिकली इज नॉट गुड। तो हम हमेशा बोलता है कि कुछ भी प्रोजेक्ट होता है उसको डबटेलिंग करके उसको कन्वर्जेंस मॉडल में लेके जाना है। तो हमारा जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर होता है लोएस्ट जो अपना जो पंचायत लेवल में भी सब अभी डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है वो लोग भी बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कुछ भी फंड्स आता है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगा, इसका रिव्यू भी होते रहेगा। सो धीरे धीरे हम लोग का जो अभी ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज में जो असर होगा वो आने वाला दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा। So what are you? हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे एजेंसीज का साथ में बैठ के उन लोग वहाँ पे सर्वे के लिए भेजा हुआ है। तो रिपोर्ट आपको ऑफिशियली हमारा टेबल टू एक्सप्लेन दैट, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे आप इनको भी शायद वेस्टलैंड होता होगा या मर्ची लैंड जो यूज में नहीं है, कल्टिवेबल जो लैंड नहीं है, तो उसके ही वेस्टलैंड कहता होगा। But even if it's not being used by humans, it's still sustaining an ecosystem. You know, and that ecosystem is what sustains the neighboring ecosystem, which then sustains the next ecosystem. हो गया, I think So उस level तक ऐसा करने will there be a study specific for another detailed study for the state? इसमें देखिए कि बाई सेइंग सो 130 लैंड लैक्स हेक्टेयर अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वन गो में हाँ, एक तो नहीं होगा। तो पॉकेट में ही शायद एट मोस्ट नेक्स्ट ईयर में कुछ सम थाउजेंड्स हेक्टेयर कुछ ही लेगा होगा। तो उस प्रकार से करके अभी देख लेते हैं कैसे होता है फिर। So for the Palm oil, I wanted to know, is there like has a policy been formed, framed? Is there going to be another study, detailed study that will be sanctioned? Broadly, the policy in terms of incentives, scheme-wise, Government of India has already formed it and उसने रिलीज भी हो गया है। Now अभी स्टेट को अभी फार्मर्स के ऊपर में है कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, एंड जो पाम ऑयल जो इंडस्ट्री जो बैठाएगा उन लोगों के बीच में अभी कोऑर्डिनेशन करना होगा कि कौन कौन लोग पाम ऑयल में आगे आएंगे। पाम ऑयल का बारे में हमारा ऑलरेडी पॉलिसी है 2012-13 में है, ये पॉलिसी लिया गया रहा। ऑलरेडी MOU साइन है। यूची सोया 3F all of South Indian company. यूची सोया is for the ECR, 3F is for the Devangeli, and then the other party I have not remembering the name for Namsai and Changlan districts. That Namsai and Changlan districts do not come up to the expectation by the party. The 3F का अभी दिवानगंज में अच्छा चल रहा है और ऊँची सोया का भी अच्छा चल रहा है। उसका ऑलरेडी हमारा पॉलिसी ऑलरेडी है, उसी पॉलिसी का आधार में हम लोग जाएगा। और जो वेस्टलैंड का बारे में बताया कि परफेक्ट फिजिबल होने के लिए पाम ऑयल का 5000 हेक्टेयर चाहिए एक इंडस्ट्री चलने के लिए। 5000 हेक्टेयर हमारा तो 1,30,000 हेक्टेयर ऑलरेडी हमारा वेस्टलैंड है, वहाँ में करने से भी हमारा पूरा 3 फैक्ट्री आ जाएगा। इसलिए ये So any provision for punishment of or de-incentivizing? ये मेंशन किया ना कि ऑलरेडी MOU जो 3 कंपनी का साथ में हुआ था, टू माय नॉलेज आई थिंक आउट ऑफ 3 वन हैज बीन ऑलरेडी बीन स्क्रैप कैंसिल्ड, और बाकी 2 के साथ में भी है मगर उन्होंने फैक्ट्री तो लगाया नहीं है, मगर फार्मर्स को जो मिनिमम जो MSP उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है शायद वो तो दे रहा है। मगर अभी हमने भी कहा कि अगर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो फिर इट वोंट बी ए सक्सेस स्टोरी, स्पेशली अपना फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स लोग भी वही पिच कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्री को जिससे भी बैठाना है, और फैक्ट्री नहीं बैठाएंगे तो फिर इसमें अच्छा नहीं होगा, तो फैक्ट्री को बैठाएंगे। Thank you.